बदल गया है युद्ध और बदल गया है युद्ध लड़ने का तरीका। अगर 99 वाले हालात दोबारा बनते हैं तो हम एनिमी की मूवमेंट्स को पहले से ही डिटेक्ट करके उन पे जवाबी हमला कर सकते हैं। बदलती दुनिया के बीच कितना बदला है भारत। अभी हमारे पास में AK-203, 6 राइफल, निगेव LMG और साको स्नाइपर जैसे आधुनिक हथियार आज हमारे पास में। अब हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल एक्टिव रहने वाली सड़कों को बना दिया है। और नए युग के युद्ध के लिए कैसे किया है खुद को तैयार। देखिए करगिल महाविजय के 27 साल बाद नए भारत की नई ताकत। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। उनसे है मां की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहां वो ठौर, तीर्थ बन जाते हैं वो रक्त बीज, अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। हम करगिल में हैं इस समय। वो करगिल जहां का युद्ध हमने ऐसे जीता कि उसके बाद पाकिस्तान हिम्मत ही नहीं कर सका एक पूर्ण युद्ध भारत से लड़ने के लिए। लेकिन दुनिया के बाकी जो देश हैं वो अपनी हार में सबक सीखते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जो अपनी जीत से भी सबक लेता है। ये युद्ध भूमि के टुकड़े के लिए नहीं था, ये भारत माता के आंचल के सम्मान की जंग थी। ये हिंदुस्तान के अभिमान की जंग थी। ये हमारे अधिकार की जंग थी। ये पाकिस्तान को उसका हद बताने की जंग थी। ये सरहद पर स्वाभिमान की जंग थी। करगिल युद्ध को 27 साल बीत चुके हैं। भारत की सेना ने यहां पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी थी कि वो दशकों से भूल नहीं पा रहा। लेकिन विजयी दबदबे के अति आत्मविश्वास की जगह भारत ने जीत से भी सीख लेते हुए इस मोर्चे को अभेद बनाया है। जहां भी गुंजाइश थी वहां सुधार किया है। फिर एक बार उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां हम एक बार 1999 में हुआ करते थे। उस समय की हालात को देखते हैं और आज की हालात को देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में काफी ज्यादा बदलाव लाए गए हैं। पहाड़ियों के बीच भी छोटे छोटे ट्रैक्स बना दिए गए हैं जिनकी मदद से हमारे छोटे व्हीकल हमारे फॉरवर्ड पोस्टों तक जाने की कार्रवाई कर सकते हैं। भारत ने करगिल युद्ध में महाविजय हासिल की थी, लेकिन ये भारतीय सेना की परंपरा रही कि युद्ध के उपरांत हर सीख को आगे की पीढ़ियों के लिए दर्ज किया जाता है। जहां कमी लगती है उसे दूर किया जाता है, जो सफलता मिलती है उसे आगे के लिए ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। ठीक इसी तरह जहां कमी पाई गई उनमें ऐसा सुधार किया गया कि दुश्मन को हमारी रक्षा में अब एक भी दरार नहीं मिलेगी। जैसे करगिल के समय दुश्मन की जिस चालबाजी का पता चलने में वक्त लगा था, उसे दूर करने के लिए जानकारी हासिल करने का तंत्र दुरुस्त किया गया है। हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग और इन परिस्थितियों में सैनिकों के साजो सामान को बेहतर किया गया है। संचार प्रणाली को पुख्ता और मजबूत किया गया है। हथियार प्रणालियों को जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया गया। स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाया गया। जल, थल, वायु सेना का समन्वय बेहतर हुआ है और सबसे बढ़कर उपकरणों और हथियारों का स्वदेशीकरण हुआ है। करगिल विजय दिवस पर हम आपको दिखाएंगे क्यों अब इस मोर्चे पर दुश्मन आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। 1999 तक इंसास राइफलों का इस्तेमाल, LMG जो बहुत अपडेटेड नहीं थी, नाइट विजन का उतनी बहुतायत में नहीं था, लेकिन अब किस तरीके के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते हैं। 27 साल पहले जिन हथियारों से हमने युद्ध लड़ा था वो अब इतिहास की कहानियां हैं।
आधुनिक हथियारों की इस तस्वीर में हमारा हुनर, हमारी आशा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा नजर आता है। ये नया जो असॉल्ट राइफल है, ग्रेनेड लॉन्चर्स और उसी में कुछ ऐसी चीजें जो आज भारतीय सेना की तरक्की आपको और ज्यादा दिखाती है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये भारत में निर्मित है। इससे पहले रूस में निर्मित एंटी टैंक मिसाइल हम यूज करते थे, लेकिन अब भारतीय निर्माण जो है, जो स्वदेशी हथियार ये है, उसमें जो रेंज है वो लगभग डबल हो गया है। 3 किलोमीटर से अधिक तक ये निशाना साध सकता है। 75 मीटर से लेकर 3000 मीटर के ऊपर तक इसका रेंज होता है। और ये जो हथियार है इसे 4 लोग कुल मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक जो टुकड़ी है वो साथ लेकर इसे चल सकती है। इसी तरीके से आप हमारी स्नाइपर राइफल को देख लीजिए, कहीं भी किसी भी दूरी से सटीक निशाना बिल्कुल लगाने में सक्षम। आज भारतीय सेना ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें कुछ दूसरे देशों में निर्मित हैं, तो कुछ का उत्पादन भारत में हो रहा है। रूस के साथ रक्षा समझौते के तहत AK-203 का उत्पादन भारत में हो रहा है। काउंटर टेररिज्म से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर तक AK-203 विस्तृत कॉम्बैट परिस्थितियों में प्रयोग के लिए बेहतरीन। ये राइफल दुनिया के सबसे एडवांस और भरोसेमंद असॉल्ट राइफल्स में से एक है। इसका नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। ये पहले सेना के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किया जाता था। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 को सेना के अंदर शामिल किया गया है। AK-47 के बनिस्पत इसका रिकॉइल कम और एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण हम लंबे रेंज पर निकलने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ 5 मैगजीन आते हैं, उससे हम लड़ाई में ज़्यादा एम्यूनिशन कैरी कर सकते हैं और इसका फायर पावर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा भारतीय सेना फ्रंटलाइन ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस, घातक प्लाटून के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार राइफलें इस्तेमाल करती है। ये एक स्नैपर है, इसका नाम है 8.6 mm साको स्नैपर राइफल। अभी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बाइपोड की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर बोल्ट एक्शन है, जिसके वजह से क्या है इसके अंदर पुर्जे की मूवमेंट नहीं होती, जिसके अंदर वजह से क्या है इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात है इसके अंदर पिकातनी रेल की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से दिन के समय जिस प्रकार से हम साइट लगा के फायर करते हैं उसी हिसाब से क्या है इसके अंदर नाइट के समय भी हम TI साइट लगा के उसको हम फायर के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो नाइट विजन और थर्मल वेपन साइट्स हैं वो बेहद कारगर हैं। इस साइट का नाम है लॉन्ग रेंज थर्मल इमेजर कैमरा। ये एक नाइट साइट है जो कि भारत में बेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह साइट थर्मल इमेजरी के सिद्धांत पे काम करती है। इस साइट के साथ एक TFT की सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से एक ऑपरेटर साइट को किसी डोमिनेट हाइट पे और या फिर बंकर पर खुद ऑपरेटर बंकर के अंदर बैठकर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की निगरानी आसानी से कर सकता है। साइट लाइट वेट होने के कारण एक ऑपरेटर इस साइट को एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से कैरी कर सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की क्षमता भी बढ़ी है और वजन घटा है। ठंड में इस्तेमाल में आने वाला गियर भी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुआ है। हम आपको वो उपकरण भी दिखाते हैं जो 1999 में इस्तेमाल किए जाते थे। भारतीय सेना के हाथों में आज आप अलग अलग तरह के हथियार देखते होंगे, लेकिन उस समय कौन से हथियार, कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था? ये AK-47 राइफल्स, हालांकि इनमें कई ऐसे हैं जो कि दुश्मन से कैप्चर भी किए गए हैं। दुश्मन के दांत किस तरह से खट्टे किए थे आप सबको याद है। ये मैगजीन्स है, वो नेज़ा है, वो बेनेट है, जिसके अलग अलग तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं। उस समय भी आपने देखा होगा कि चाहे गोलियां बचे न बचे, लेकिन दुश्मन नहीं बचता था। बंदूक के सामने के हिस्से में इसे फिट भी किया जा सकता है और अलग अलग अवरोध को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी चीज़ को खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड, इसका इस्तेमाल किया गया था। टाइप 36 इसे
कहते हैं, और साथ ही जो मोटोरोला सेट्स थे जो कि उस समय डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग, और ये जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ियों को पार करने के लिए जिनका प्रयोग किया गया था उन सब को अर्जित किया गया था। और जब भी एक सैनिक युद्ध भूमि के लिए निकलता था तो वो जो फील्ड ड्रेसिंग होती है, क्योंकि उस समय आपको जिस तरह की चोटें आ रही हैं उसके लिए सबसे पहले किस तरह से जल्दी फौरी उपचार मिल जाए उसके हिसाब से, तो ये सारे उपकरण मोटे तौर पर जो एक योद्धा हमारा 1999 करगिल युद्ध में लेकर निकला था। दरअसल 1999 में जब युद्ध छिड़ा तो भारत को जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद से भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण को अपनी मुहिम बनाया। खासकर पिछला एक दशक इस दिशा में बेहद निर्णायक रहा है। इस बोफोर्स को जब आप द्रास करगिल की चोटियों के बीचों बीच देखते हैं तो अपने एहसास में आपको 1999 की उसकी गर्जना भी सुनाई देती है। गेम चेंजर था। उस युद्ध में जिस तरीके से इसने दुश्मन को अपनी हदों में रहने को मजबूर किया था, ये गेम चेंजर था। और अब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ते हुए, बोफोर्स की खूबियों को रखते हुए, बोफोर्स की कमियों को दूर करते हुए हथियारों के साथ लैस हैं। करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ जिसने घुसपैठियों को बेबस कर दिया था। करगिल युद्ध में पहली बार इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब 2.5 दशक बाद 15,000 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस धनुष हावित्ज़र भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में ये दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकते हैं। हजारों मील में फैली घाटी में धनुष भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहा है। आज इन ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर की वजह से भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। 1999 करगिल युद्ध में बोफोर्स के दम ने दुश्मन का सर कुचल दिया था। 155 mm की ये गन ऊंची चोटियों पर फतह में निर्णायक थी, लेकिन भारतीय सेना ने मोर्चे की बदलती जरूरतों पर ध्यान रखते हुए अपने तोपखाने के आधुनिकीकरण पर निरंतर जोर दिया। मेक इन इंडिया के तहत जो भी हमारे डिफेंसिव इक्विपमेंट अब भारत में तैयार किए जा रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। ये हमारी ज़मीनी बनावट और हमारे ऑपरेशनल टास्क को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं, जैसे हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट और असाल्ट राइफल और ड्रोन्स। ये सब अब भारत में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि इनमें अगर कभी भी कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई इशू आ जाता है तो हम इनको जल्द से रिपेयर करके और अपने ऑपरेशनल टास्क में शामिल कर सकते हैं। इनकी वजह से हमारी ऑपरेशनल पावर भी बढ़ी है और ये भारत के डिफेंस सिस्टम में एक मजबूत कदम है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज भारत के पास धनुष है, M777 अल्ट्रा लाइट हावित्ज़र है, K9 वज्र है, स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी है, DRDO द्वारा विकसित एटैग्स हैं। एक तरह से समझिए कि भारत में फायर पावर के लिहाज से क्रांति है। उस समय पर यदि मैं हथियार की बात करूं तो हमने 99 के अंदर SLR और LMG 7.62 से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन हमने उसके बाद में इंसास परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। अभी हमारे पास में AK-203, 6 राइफल, निगेव LMG और साको स्नाइपर जैसे आधुनिक हथियार आज हमारे पास में, जिनको इस इलाके में ऑपरेट करना, साथ ही उनका रखरखाव करना काफ़ी आसान है। तो आसानी से एक जवान उनका इस्तेमाल कर सकता है। इस इलाके में बहुत बदलाव हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में अब सेना ने ज्यादातर ऊंची चोटियों तक पहुंचने के लिए रास्ते और सड़कें बना ली हैं। टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसी ऊंची चोटियों पर सेना ने मजबूत पोस्ट कायम कर ली है। जिन जगहों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, वहां घुसपैठ रोधी ग्रिड बना दिए गए हैं। जिन पहाड़ी चोटियों को बर्फबारी के मौसम में खाली कर दिया जाता था, अब वहां पूरे साल सैनिकों की तैनाती रहती है।
किसी भी वक्त तुरंत सैन्य तैनाती और मदद के लिए एलओसी पर जगह जगह हेलीपैड्स का निर्माण हुआ है। आम नागरिकों के लिहाज से भी इलाके की सूरत ही बदल दी गई है। कारगिल पर विजय हासिल करने के बाद भारतीय सेना और सरकार दोनों ने एक साथ मिलकर इस इलाके में नए विकास का एक नया दौर शुरू किया है। पहले यह इलाका काफ़ी आइसोलेटेड माना जाता था, लेकिन अब इस इलाके में सिविल और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। 4G, 5G, ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ के युवा को नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जोड़ दिया है। अब हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके के अंदर पूरे साल एक्टिव रहने वाली सड़कों को बना दिया है। इसके साथ ही जोजिला टनल मेगा प्रोजेक्ट ने हमारे पूरे लद्दाख रीजन को राउंड द ईयर असेसेबल बनाया है। इससे क्या हुआ है कि हमारी सेना का जो मूवमेंट है वो और भी आसान हो गया है, और अगर जरूरत पड़ती है कि हमें प्रतिक्रिया करनी है तो हमारी प्रतिक्रिया भी पहले के बजाय अब तेज हो गई है। इसके अलावा एलओसी पर सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट और टोही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन्स अलग अलग भूमिकाओं में हैं भारतीय सेना में। सर्विलेंस बहुत प्रमुख रोल इसका हो जाता है। जैसे ये त्रिनेत्र जिसका नाम है, और केवल नाम भारतीय नहीं होता है बल्कि उसमें भारत का अंश होता है। उसके चाहे असेंबली को ले लीजिए या फिर उसके निर्माण को ले लीजिए, अलग अलग तरह के ड्रोन्स। ये एक सर्वेलेंस ड्रोन है, वैसे कॉम्बैट ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत क्या है कि ये दिन में और रात में दोनों समय में हमारी सेना की आंखें बनकर हमें वो तस्वीरें सीधे भेजता है। ये गर्व की बात है कि उस युद्ध के दौरान की चुनौतियों को अनुभव करने के बाद उन सभी को दूर करने की बारीक कोशिशें आप यहाँ पर देखेंगे। करगिल युद्ध के बाद से भारतीय सेना में आधुनिकीकरण की रफ्तार और तेज हो रही। युद्ध के स्मारक पर एक ओर आप करगिल दौर के हथियारों को शान से सजा देखते हैं, तो नए भारत की नई ताकत का बखान करते उपकरणों से भी गर्व महसूस करते हैं। इस राइफल का नाम 6 और 716 असॉल्ट राइफल है। ये यूएसए का बना हुआ है। इसकी एक खासियत ये है, हम 500 से लेकर 800 मीटर तक आसानी से दुश्मन को सिंगल शॉट और ब्रस्ट राउंड फायर से बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार की कुछ एक विशेषताएं जो इस प्रकार से हैं। इसमें मैगजीन कैच और फायर सेफ्टी कैच लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दे रखा है। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंड फायरर है, कोई राइट हैंड फायरर है, वो इसका आराम से इस्तेमाल कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हाइट अलग अलग होने के कारण की बट को एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें एडजस्टिंग बट की सुविधा दे रखी है। साथ में क्या होता है कि फायरिंग के दौरान धूल वगैरह उड़ती है। इसमें एजेक्शन स्लॉट के ऊपर ना कवर के लिए डस्ट कवर की सुविधा दे रखी है। साथ में इसमें क्या है कि जो ओपन साइड और रियर साइड दोनों है ना, इनमें जीरो करने के लिए हमें किसी भी जीरो टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में इसकी पिकनोटिंग रेल दे रखी है, जिसके ऊपर हम डे साइड और नाइट साइड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना भी इस्तेमाल करें, हम जरूरत अनुसार इस्तेमाल करके उसको उतार के रख सकते हैं। विजय का अहंकार नहीं बल्कि चुनौतियों को परख कर व्यवस्था में सुधार ही भारत का ध्येय है, उद्देश्य है। द्रास करगिल की इन पहाड़ियों पर कभी गोलियों और गोलाबारी के बीच हमारे सैनिक चढ़े थे। इन ऊंची चोटियों से दुश्मन को बेदखल किया था, तिरंगा लहराया था। इसके बाद से भारत ने कभी अपनी तैनाती यहां कमजोर नहीं पड़ने दी। आज सैनिकों के सहयोग के लिए यहाँ ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, जो अलग अलग जरूरतों के अनुसार ट्रूप मूवमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं। एक तो यहाँ का भूगोल, यहाँ का टेरेन, और दूसरा यहाँ का जो कर्कश मौसम है, मोबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है। सब इस व्हीकल के बारे में बताएं, क्योंकि ज़्यादातर समय तो यहाँ पर स्नो रहता है पूरे इलाके में। जी। ये मैम, ये पोलारिस 550, हाँ। ये पोलारिस कंपनी से बना हुआ है। ये सेना में इसीलिए दिया गया है कि मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। हाँ। जहाँ पे 4 व्हील व्हीकल जा नहीं पाता है, वहाँ पे ये ले जाके हम आराम से ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जब पूरा बर्फ रहती है जी, तो उसमें बहुत जी और स्टार्टिंग में जो -डिग्री है, हाँ। उसमें भी आसानी से स्टार्ट हो जाता है ये। हाँ। जो एविएशन का फ्यूल इसमें डालते हैं, इसीलिए अच्छा -डिग्री में भी वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। वैसे भी तो द्रास को जो दुनिया की सबसे
दूसरी नंबर पर आने वाली ठंडी जगह है जो कि आबाद जगह है, मतलब एक ऐसी रिहायशी जगह जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ठंडी जगह है, वो है द्रास। यहाँ पर माइनस में भी तापमान रहता है और बर्फ से ढके हुए पहाड़ रहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से हो जाता है हमारे फोर्सेस के लिए। इन एटीवी में भी कई भारत में निर्मित हैं। ये खड़ी चढ़ाई पर भी फर्राटे से भागते हैं, भारी वजन ले जाने में सक्षम। जब आप एक विजय गाथा को बार बार दोहराते हैं, जब एक उत्सव बार बार मनाते हैं, तो उसके मायने कई होते हैं, न केवल देश के सैनिकों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद वंदे मातरम। उन्नीस 1947-48 से लेकर कई ऐसे वर्ष आए जब पाकिस्तान ने भारत पर धोखे से आक्रमण किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन 1999 का करगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में पाकिस्तान को इतनी तगड़ी शिकस्त मिली कि उसके बाद वो कभी भी दोबारा सर नहीं उठा सका, कभी भी एक पूर्ण युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। आज हमें टाइगर हिल पर डिप्लोमेट दुश्मन के ऊपर हमला करके उसे बर्बाद करने का टास्क मिला हुआ है। क्या आप उस टास्क को पूरा करेंगे तो? वो ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। इस लड़ाई में अहम रोल था हमारे जवानों का अदम्य साहस, हमारी टीम स्पिरिट और हर जवान का जोश और जज्बा। वो ऐसा युद्ध था जिसने भारत के पराक्रम का परचम बुलंद किया। दुश्मन चाहे हमें देखे या ना देखे, लेकिन दुश्मन के ऊपर हमारी कड़ी नजर रहती है ताकि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। वो ऐसा युद्ध था जो छल कपट विश्वासघात की बुनियाद पर शुरू हुआ। यहाँ की चोटियों में बलिदान, वीर गाथाओं जैसी बहुत सारी कहानियां हैं जो इन चट्टानों में बसी हुई। वो ऐसा युद्ध था जो वीरता, विश्वास और भारत की विजय के साथ समाप्त। पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी थी, उसको पूरी को खत्म किया गया। युद्ध केवल जय और पराजय का पैमाना नहीं है, युद्ध तय करता है इतिहास, युद्ध निर्धारित करता है भूगोल। ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहां हर बात दुश्मन के पक्ष में थी, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहा। जब हमारे जवान 5140, टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसे नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक अलग ही गर्व और अलग ही श्रद्धा भाव पैदा होता है। हमारी बटालियन ने पॉइंट 5140 और 4875 के ऊपर कब्जा करके दुश्मन का मोराल बुरी तरह से तोड़ दिया था। हम आज भी 26 साल बाद जब महसूस करते हैं कि जब वही मिट्टी है जहां पर हमारे सीनियर ने अपने खून को बलिदान किया था। दुश्मन ऐसी तैयारी से आया, ऐसे धोखे से घात लगाया, ऐसी अभेद रणनीति बनाई
पर भारत के रणबांकुरों ने न तो सुना है ये शब्द, न सीखा है हारना। वो तो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, पर्वतों को चुनौती देते हैं, कड़कड़ाती ठंड को पिघलाते हैं, जज्बातों में देशभक्ति का उबाल लाते हैं। जब एक जवान पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तब ही वह एक असली सोल्जर बनता है। हर एक जवान जानता है कि ये मुश्किलातें ही हमारे कर्तव्य का एक हिस्सा ही है। जोश, जज्बा और जुनून नहीं बदला, लेकिन समय के साथ भारतीय सेना में तकनीक बदली है, हथियार बदले। आक्रमण के हथियार कैसे बदली, ये हमने आपको दिखाया। अब इस क्षेत्र में बचाव का भी एक नमूना देखिए। स्वाति, ये एक ऐसा रडार है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर, जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर लोकेशन बताता है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को इसीलिए बनाया गया ताकि अपनी ओर आते दुश्मन के गोले, रॉकेट या मोर्टार्स को ट्रैक किया जा सके। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रेडार दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है, रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है, साथ ही मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है और नष्ट करने में मदद करता है। अगर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से कहीं से दुश्मन का फायर आ रहा हो, उनका आर्टिलरी फायर, रॉकेट कहां से आ रहा है, ये निर्धारित करना हो ताकि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो वो कैसे पता लगाया जाए? उसके लिए भारत का ये वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति। बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना की ताकत को अगर हम आज के दौर में समझना चाहते हैं तो स्वदेशी निर्मित हथियार और उपकरण उसमें बहुत अहम हो जाते हैं। भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत हमेशा हमारे सैनिक ही होंगे, लेकिन उनके जो साथी होते हैं, उनके जो हथियार होते हैं, उनका बेहतर होना, उन्नत होना उतना ही आवश्यक होता है। क्योंकि तिरंगे की शान अगर हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है, तो वो सब इन्हीं भारतीय सैनिकों के कारण। ये पूरा क्षेत्र जब आप देखते हैं तो देखकर ही इस सोच में डूब जाते हैं कि आखिर कैसे इन पहाड़ी चोटियों पर हमारे सैनिकों ने वो युद्ध लड़ा होगा, वो विजय हासिल की होगी। मेरे पीछे टाइगर हिल देखिए, 0.4875 जिसे आप बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं, राइनोज हॉर्न देखिए, 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाइयां हैं ये। और जब हम इन ऊंचाइयों की बात करते हैं तो सबसे बढ़कर बात क्या हो जाती है कि हमारे सैनिकों के लिए सुविधाएं किस तरीके से बदली हैं 1999 से लेकर अब तक, किस तरीके से उस ऊंचाई से, उस ठंड से जूझने के लिए उन्हें मजबूत किया गया है, उनके उपकरण उस हिसाब के, उनका पहनावा उस हिसाब का किया गया है। रण क्षेत्र की रणनीति, भारत के सैन्य नेतृत्व की ताकत और युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का जज्बा है। हथियारों के बल पर उस जज्बे को हरा पाना असंभव है। इस देश की मिट्टी ऐसे वीरों को उपजती है जो बलिदान की परंपरा को साथ लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। इस युद्ध में हिंदुस्तान का हर सैनिक परमवीर था। रणभूमि की जटिलताओं को समझते हुए, रण की चुनौतियों को जानते हुए अपना सर्वस्व झोंक देने को तत्पर। द्रास हमारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये एक हमारे लिए सम्मान, एक जिम्मेदारी और हमारे लिए एक जज्बात है। क्योंकि ये वही जगह है जहां सन 1999 के अंदर हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ यहाँ पर न्यौछावर कर दिया। इस धरती पर उन्होंने अपना खून बहाया है। जब भी कोई जवान यहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो यहाँ द्रास की मिट्टी को महसूस करता है और यहाँ पर वह बड़े गर्व के साथ वो अपने आप को बाद में और अपने कर्तव्य को पहले मान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और अपनी ड्यूटी करता है। अगर हमारे सैनिकों की हिम्मत नहीं होती तो महीनों की तैयारी के साथ मैदान में उतरा पाकिस्तान नहीं हारता।
अगर हमारे सैनिकों की ताकत नहीं होती तो हजारों फीट की ऊंचाई पर मजबूती से काबिज पाकिस्तान के पांव नहीं उखड़ते। अगर हमारे सैनिकों का हौसला नहीं होता तो करगिल की कठिन जंग में केवल 2 महीनों में नतीजा नहीं निकलता। लेकिन हिंदुस्तान के बेटों की हुंकार के आगे बड़े बड़े दुश्मन पस्त हो जाते हैं। करगिल युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। और फिर आती है एक राष्ट्र की जिम्मेदारी कि इन वीर सपूतों के लिए कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने में साजो सामान का सहयोग बढ़ाया जाए। फरवाड़ इलाका पर बनाए गए तकनीकी से बनाए गए शेल्टर वहाँ काफी मजबूत हैं और उसके अंदर फिट किए गए हीटिंग सिस्टम जो कि कैरो हीटर बोकारी जवानों को सर्दी से काफी राहत मिलती है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -35 डिग्री से लेकर -40 डिग्री के नीचे चला जाता है। क्लाइमेट में ढलने के लिए हमें एक्सट्रीमली कोल्ड गियर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड स्नो बूट्स, इनरवेयर, स्नो गॉगल्स, बालाक्लॉज। इसे एक जवान के बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। युद्ध का परिणाम केवल जय और पराजय नहीं होता है। युद्ध का परिणाम पराक्रम से होता है। तिरंगे की शान और भारत माता की आन के आगे हमारे देश का कोई सिपाही अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करता। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ ही ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया। रणभूमि में तैनात हर एक वीर ने शौर्य की अनमोल विरासत हर देशवासी के लिए छोड़ी। करगिल विजय दिवस का जश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एक भारतीय के लिए, लेकिन इस साल क्यों और ज्यादा अहम हम कह रहे हैं क्योंकि 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर और आज हम आकलन यही कर रहे हैं कि करगिल विजय दिवस से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के विजय के 1 वर्ष बाद कितना आगे भारत बढ़ा है। और हम कह सकते हैं कि बहुत आगे भारत बढ़ा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय के वो उपकरण आपको बताते हैं कि जय जवान के साथ जब जय विज्ञान जुड़ जाता है तो तस्वीर भारत की शक्तिशाली ऐसी रहती है जो विश्व विजय के संकेत देती है। हमारे साथ इस समय एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे उपकरण दिए जो भारतीय सेनाओं ने इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत फख्र की बात होगी। पुनीत कौरा जी हैं जो कि एमडी और सीईओ हैं सैंटल एवियोनिक्स के। ये समझाइए कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर और एक तरीके से एक टेलीवाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था जिसे भारत में बैठा बच्चा बच्चा देख रहा था, उस समय आपकी ही जो कंपनी है उसके बनाए हुए जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले थे उनका इस्तेमाल हो रहा था। क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं? श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और आई थिंक अगर आप देखो दुनिया में आज की डेट पे कई जगहों पे डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर रही है ये इंडस्ट्री, वो सामने आ रहा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया, उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे। उनको हम ईगल आइज भी बोलते हैं एयरफोर्स की, क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता। बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है, तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है। तो ईगल आइज ऑफ द एयरफोर्स एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान दे पाए। बहुत इंटरेस्टिंग ये हो जाता है अगर हम पुराने वॉर से कंपेयर करते हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि युद्ध के बीचों बीच आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और जिस देश से आप उसे आयात करते हैं वो देश आपको
देने में देरी कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, अलग अलग एक्सेस हैं इस दुनिया में। आज जब एक कॉन्फ्लिक्ट के समय भारत में बनी हुई चीजें इस्तेमाल होती हैं तो हमें एक तो नंबर 1 स्वतंत्रता देती हैं कि हमें किसी से उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमारी फोर्सेस की जरूरत शायद हमारी कंपनियां बेहतर समझेंगी। आज की डेट पे जब पूरे दुनिया में सब अपने आप के बारे में सोच रहे हैं और अपनी कंट्रीज को पहले, कंट्री फर्स्ट वाला जो एक मूवमेंट है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसमें हम लोग अब जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाए पिछले 12 साल में बहुत काम आने वाली। आई थिंक जहाँ तक कि हमारे प्रोडक्ट्स का सवाल है, मैं कुछ और आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट जनरली हम लोग कई ऐसे क्षेत्रों में और घुस रहे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बने, और उसमें ऑफ कोर्स हम लोग अपना जो भी योगदान हो सकता है वो दे रहे हैं। एवियोनिक्स, अगर ये हमारे आम दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन कर सकें और उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी जिनका आपने जिक्र किया, कि सरल भाषा में लोग समझ सकें कि क्या बन रहा है। बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई भी हवाई जहाज देखते हैं, फाइटर प्लेन देखते हैं या फिर सिविलियन जेट देखते हैं, 35 से 25% के बीच एवियोनिक्स होता है। एवियोनिक्स का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं वो इस 25 से 35% की रेंज में होते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं वो इसी 25 से 35% के एरिया में काम करते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए काम आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पायलट को दिखाते हैं कि उनको कहाँ पे उड़ना है और कहाँ पे दुश्मन का प्लेन है, कहाँ पे हमारा प्लेन है, जैसे फ्रेंड एंड फो बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको बोला जाता है, वो एक और एरिया है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं। और इस तरह के कई और एरिया, रेडार होता है जो कि फिर से आपका सिग्नेचर बोला जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहा है तो वो कैसे उसको हम लोग, अब आजकल एक टेक्नोलॉजी आई है ऐसा रेडार करके, जिसमें बेसिकली हम चाहते हैं कि दुश्मन हमें नहीं देख पाए, हमारे को एयरक्राफ्ट को नहीं देख पाए, पर हम उनको देख पाए। इस तरह के बहुत सारे आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज इस देश में अब डेवलप हो चुकी हैं और हम लोग काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बन गए, और एवियोनिक्स ये सारा एरिया जो है वो कवर करता है। DRDO हो गया जो इतने सालों से भारतीय सेनाओं के लिए चीज़ों को डेवलप कर रहा है, HAL है जो एविएशन के क्षेत्र के लिए बहुत काम, अब ड्रोन्स भी बहुत बना रहे हैं। अगर मैं DRDO, HAL और प्राइवेट इंडस्ट्री के समन्वय की बात करूं, तालमेल की बात करूं, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने खुद DRDO के साथ ही शुरुआत की। हमारा पहला प्रोडक्ट जो बना वो DRDO ने फंड किया था डेवलपमेंट उसका। MFD उन्हीं का बनाया हुआ, उनके साथ बनाया हुआ प्रोडक्ट है। आज की डेट में हम उसको नॉट ओनली अपना हिंदुस्तान बट पूरे विदेश के बहुत सारे एयरफोर्सेज इसको यूज़ कर रहे हैं। मलेशियन एयरफोर्स हमारा कस्टमर है, फ्रेंच एयरफोर्स हमारा कस्टमर है, और ऐसे कई और कस्टमर्स बन गए हैं हमारे, जहाँ की ये देश का झंडा लेके हमारे प्रोडक्ट्स पहुँच रहे हैं। तो जब हम साथ में होते हैं तो 1+1 11 बन सकते हैं। मेरे को इसकी पूरी उम्मीद है। मुझे इसी थॉट के साथ बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि पूरा देश को भी एक साथ मिलना होगा। जिस तरीके से सरकारी और प्राइवेट एक साथ आकर देश की सेनाओं के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति दूसरे का हाथ थामे, तभी भारत सशक्त रहेगा। और करगिल विजय दिवस पर इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता है? करगिल की विजय ने बहुत कुछ बदला। सरहद पर हमारी तैनाती से लेकर विश्व में हमारे रुतबे तक भारतीय सेना कठिन से कठिन इलाकों में मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी तैनात रहती है। पाकिस्तान करारी हार के बाद फिर युद्ध छेड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। द्रास करगिल की इन ऊंची पहाड़ियों को देखकर और करगिल के उस युद्ध को याद करके यही ख्याल मन में आते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन्स अमित बदवार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।